दोस्तों नमस्कार। राजनीति की लकीर शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसको पार करने की उसने कोशिश कभी किसी चुनाव में खुले तौर पर की नहीं। क्योंकि याद कीजिए, चीन के साथ युद्ध के बाद का चुनाव हो या फिर इमरजेंसी के बाद 1977 का चुनाव या फिर मंडल कमंडल को लेकर इस देश के भीतर में राजनीतिक सियासी घमासान और उसके बाद चुनाव का माहौल, आरएसएस ने खुद को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर ही रखा और राजनीति को अपने से दूर करने का लगातार प्रयास इस तरीके से किया जिससे यह न लगे कि स्वयंसेवक पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी करने लगा है। लेकिन 2024 का चुनाव शायद इस देश के लिए कितना अलग चुनाव है, और यह चुनाव सिर्फ राजनीति को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि समूचे देश को प्रभावित करेगा और उसकी शिकन या कहें उसको लेकर परेशानी का सबब आरएसएस के माथे पर क्यों दिखाई देने लगा है। यह दूर की बात नहीं है कि हर बरस दशहरा के मौके पर आरएसएस के सरसंघचालक उनका भाषण नागपुर में होता है। कल भी हुआ, लेकिन कल के भाषण ने उस लकीर के पार जाकर क्या आरएसएस के माथे पर एक ऐसी शिकन की लकीर खींच डाली जहां पर उसे लगने लगा है कि आने वाले वक्त में आरएसएस को डिगाने का काम इस देश में बाखूबी होगा और चुनाव के वक्त तो खास तौर से होगा। तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया और आरएसएस ने राहुल गांधी पर मानहानि से लेकर तमाम मुकदमों के मद्देनजर अदालती कटघरे में खड़ा किया, यह एक राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है? या फिर आने वाले वक्त में इस बात का एहसास दिल्ली की सत्ता को भी हो चला है कि अगर दिल्ली की सत्ता 2024 में डगमगाई तो निशाने पर सबसे पहले इस देश में आरएसएस ही होगी। और शायद यही वो वजह है कि पहली बार सरसंघचालक का भाषण दशहरा के मौके पर जो नागपुर से निकला, उसने दो बातों पर हर किसी का ध्यान कहीं ना कहीं आकर्षित कर दिया। पहली बात तो यह लगा ऐसा कि दरअसल यह सरसंघचालक का भाषण नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली का भाषण है, जिसमें सरकार की उपलब्धियां, दर्जन भर उपलब्धियों का जिक्र खुले तौर पर करते हुए इस देश के नेतृत्व को मौजूदा वक्त में नहीं बल्कि अतीत काल से लेकर आने वाले वक्त तक में सबसे बेहतरीन शासक के तौर पर स्थापित करना है। और दूसरी परिस्थिति है इस दौर में, चाहे सवाल मुसलमानों का हो चाहे सवाल ईसाइयों का हो, उसको लेकर आरएसएस के भीतर अब एक हलचल हो चली है कि अगर सभी को एक बराबर नहीं रखा और राजनीति एक बराबर रखती नहीं है और मोदी सत्ता ने एक बराबर रखा नहीं है, तो क्यों नहीं उस राजनीति से दो कदम पीछे हटकर खुद को सामाजिक सांस्कृतिक तौर से आगे निकलकर एक ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों को इस देश के सामने रखने की जरूरत है जहां कहा जा सके कि देखिए, हम सेकुलर हैं, हम समाजवादी हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। घाव तो बहुत गहरे होंगे लेकिन यह दौर घाव को भरने का है। यह मत सोचिए कि आपके साथ कब क्या अतीत में हुआ है, वह तो राजनीति की जरूरत होती है, लेकिन इस देश की जरूरत शायद उन घाव को याद करना नहीं है। प्रगति के पथ पर सभी को एक साथ मिलकर चलना होगा। अब आपके जहन में दो सवाल होंगे। पहला सवाल, वह कौन सी उपलब्धियां हैं जो एक तरफ देश के सरसंघचालक दशहरा के मौके पर इस देश को स्वयंसेवकों के जरिए बताना चाहते हैं, और दूसरा सवाल, वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें अब उन्हें महसूस होने लगा है कि इस देश के भीतर जितनी लकीरें खींची गई हैं, उन लकीरों को अगर नहीं मिटाया गया या आरएसएस उसे मिटाते हुई नजर नहीं आई तो फिर चुनाव के बाद क्या होगा, शायद इसके लिए आरएसएस को अब तैयार हो जाना चाहिए। आरएसएस अपने तौर पर कितनी तैयार है और तैयार होना चाहिए, कागज पर अलग है और वैचारिक तौर पर और शायद इस देश के परसेप्शन के तौर पर वह एक अलग सोच है। दूसरी सोच है कि इस दौर में क्या खुद प्रधानमंत्री जो एक वक्त संघ के प्रचारक रहे
और संघ के प्रचारक के प्रधानमंत्री बनने पर आरएसएस ने खूब ढोल पीटे। लेकिन इस देश के भीतर जो नफरत और जिस घृणा का जिक्र राहुल गांधी ने लगातार यह कहकर किया कि मोहब्बत की जरूरत क्यों है, क्या उसका एहसास पहली बार राजनीतिक तौर पर आरएसएस को होने लगा है? आप सोच रहे होंगे ये पहेलियां बुझाई जा रही हैं। जी नहीं, यहां पर 4-5 सवाल पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद एक एक पन्नों को हम खोलते चलेंगे। पहला सवाल, आरएसएस का स्वयंसेवक जमीन पर काम करता है और उसने देखा परखा कि इस दौर में मोदी सत्ता के जरिए जो मुद्दे आर्थिक तौर पर इस देश में निकल कर आए, उसको लेकर बोलने वाला सत्ता में कोई नहीं है। तो आरएसएस की पहली मुश्किल यानी स्वयंसेवक की पहली मुश्किल वहां पर थी। दूसरी मुश्किल, इस दौर में मोदी सत्ता के साथ आरएसएस की सत्ता को खड़ा करके राहुल गांधी या कांग्रेस ने या विपक्ष ने सीधे तौर पर जब निशाने पर लिया तो देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र किया। यह दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल है कि आरएसएस अपने तौर पर सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियों को जीना इस दौर में छोड़ चुका है और राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता के हर कार्यक्रम के पीछे खड़ा है। यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है स्वयंसेवक की भूमिका और बीजेपी कैडर की भूमिका दोनों एक लकीर पर चलने की स्थिति में इस देश के भीतर नहीं है। यह चौथा सवाल है। पांचवां सवाल है, इन तमाम परिस्थितियों में सरसंघ चालक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक, और सरसंघ चालक को क्या अगर अपने स्क्रिप्ट को थमा दिया जाए और वह बोलना शुरू करें तो लगे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा है, उससे काम चल जाएगा क्या? यह पांचवां सवाल है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द कल दशहरा के मौके पर सरसंघ चालक का भाषण, राहुल गांधी का संघ को निशाने पर लेना, मोदी सत्ता की चुनाव के मौके पर डामाडोल स्थिति होना, और ऐसे में एक तरफ मोदी सत्ता को भी संभालना है और दूसरी तरफ आरएसएस को भी पुरानी परिस्थितियों के साथ नई दिशा में खड़ा करना है, यह भी चुनौती है। और इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें धीरे धीरे चल रही है। इसीलिए जो स्क्रिप्ट दिल्ली से निकलकर नागपुर पहुंची, सबसे पहले उसका जिक्र। सामान्य तौर पर यह होता नहीं है कि किसी सत्ता के कार्यक्रमों को सरसंघ चालक एक लाइन में बताने लग जाएं, लेकिन कल उन्होंने बतलाया। यानी मैसेज बहुत साफ दिल्ली का था कि आप उपलब्धियों को परोसते चले जाइए, अन्यथा आने वाले वक्त में हम चुनाव हारे तो फिर आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। जरा एक दर्जन मुद्दों को परखने की कोशिश कीजिए। G20 के जरिए जो सफलता मिली, उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारत की उसमें बन गई। इसी बात का जिक्र मोदी तमाम रैलियों में करते हैं। दूसरी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थितियों में भारत 5वें पायदान पर पहुंच गया और आने वाले वक्त में 5 ट्रिलियन के साथ तीसरी पायदान पर होगा। इसका जिक्र भी मोदी करते हैं, जिसका जिक्र नागपुर के दशहरा मैदान में हो रहा था। डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे देश में कैसे आई और गांव गांव तक फैल गई, इसका जिक्र मोदी भाषण में करते हैं, सरसंघ चालक ने दशहरा में किया। स्टार्टअप इंडिया के जरिए अब जरूरी नहीं है कि नौकरियां दिया जाए, हम तो अपने तौर पर इस देश में नौकरियों को खड़ा करने वाले लोगों को खड़ा कर रहे हैं, जो लोग ही नौकरी दे दें दूसरे को, तो सरकार पल्ला झाड़ती है। इसका जिक्र मोदी करते हैं और इसका जिक्र सरसंघ चालक ने नागपुर में किया। चंद्रयान की उपलब्धि, वैज्ञानिकों की उपलब्धि का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, सरसंघ चालक ने भी किया। खिलाड़ियों का इस दौर में पदकों को लाना और एशियन गेम्स में 100 का आंकड़ा पार कर जाना, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। इसका जिक्र भी किया गया सरसंघ चालक के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिमों के भीतर पसमानदा समाज को खोजते हैं और पसमानदा समाज से इतर हटकर मुस्लिमों को साथ कैसे खड़ा करना है और उनका भी बराबर हक इस देश के भीतर है और एक लिहाज से सभी बराबर हैं। विभाजन का घाव हो या कुछ भी घाव हो, उसको भूल जाइए, सब एक साथ खड़े हैं। इसको नए तरीके से सरसंघ चालक ने मुस्लिम और ईसाइयों दोनों को लेकर रखने की कोशिश दशहरा के भाषण में की। चीन को लेकर प्रधानमंत्री अधिकतर खामोश रहते हैं, वही खामोशी को नए तरीके से सरसंघ चालक ने नागपुर में रखने की कोशिश की और हिमालय के जरिए भारत का पर्यावरण हो, भारत के भीतर का मौसम विज्ञान हो, सीमा की परिस्थिति हो, इसको रखकर रखा चीन इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है।
लेकिन इसके बाद के सवाल कहीं ज्यादा मौजूद हैं। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर 22 जनवरी को प्रधानमंत्री इसका जिक्र बाखूबी करते हैं, सरसंघचालक ने इसका जिक्र बाखूबी किया। विरोध जो लोग करते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, उनसे जो सवाल पूछता है प्रधानमंत्री को वो नेगेटिव और विरोध करने वाले लोग उन्हें भाते नहीं हैं। कुछ इसी अंदाज में सरसंघचालक ने कहा, भटकिए मत उनके दायरे में आकर खड़ा होकर। प्रधानमंत्री खुद को विश्व गुरु के तौर पर रखना चाहते हैं और विश्व गुरु के तौर पर और समाधान भारत ही दे सकता है, इसका जिक्र सरसंघचालक ने किया। और जिस अमृतकाल का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उसी अमृतकाल का जिक्र नए सिरे से कि इस अमृतकाल में यह सब देखने को हमको मिल रहा है कि चौतरफा प्रगति है, यह सरसंघचालक ने किया। यह इस देश की सरकार का भाषण नहीं है, यह प्रधानमंत्री मोदी के रैली का भाषण नहीं है। यह दशहरा के मौके पर जब संघ की स्थापना हुई थी उस दिन के महत्व को समझिए और उसके बाद सरसंघचालक की इस पहली स्क्रिप्ट लिस्ट को पढ़िए। दिल्ली से यह लिखकर नागपुर पहुंची थी और उसको सरसंघचालक ने अपने तौर पर पढ़ दिया। 3-4 मायने इसके बहुत साफ हैं। पहला, मोदी ना होंगे तो इस देश में कुछ भी संभव नहीं है, यह उसका पहला हिस्सा, उसके भीतर का परसेप्शन बनाने की कोशिश है। दूसरा, विश्व गुरु भारत क्यों हो चला है और दुनिया भर में भारत का डंका कैसे बज रहा है, और वह भी प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द, यह भी बताने की कोशिश हुई। सभी क्षेत्रों में विकास और उस विकास को लेकर आपस में प्रतिस्पर्धा मत कीजिए और टकराइए मत। अलग समुदाय, जाति, उपजाति भूल जाइए इसको और नए सिरे से समझिए कि सभी एक हैं। सरसंघचालक को यह कहना पड़ा। जाति और उपजाति यानी एक तरफ ओबीसी का सवाल जब इस देश में उठा है तो कहीं उस पर लीपापोती कैसी की जाए, यह भी आपको नागपुर में सरसंघचालक के भाषण में हिस्सा आपको दिखाई देगा। सिर्फ परखने की जरूरत है। बड़ा सवाल यह था कि भारत का जो उत्थान है उसमें दुख है कि नहीं, शोषण है कि नहीं, या सिर्फ कल्याण ही कल्याण है। तो शोषण और दुख तो नहीं, कल्याण ही कल्याण है, जिसका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में करते हैं। उसी का जिक्र नए सिरे से दशहरा के भाषण में सरसंघचालक ने किया। यह पहला हिस्सा है। इस हिस्से के बाद शायद सरसंघचालक को समझ में आया होगा यह तो पढ़ना पड़ेगा, तो उन्होंने पढ़ दिया। उसके बाद दूसरा सवाल था, इस देश के भीतर में संघ को जब कटघरे में राजनीति खुले तौर पर खड़ा कर रही है, और ना सिर्फ खड़ा कर रही है बल्कि उसके जरिए उसकी विचारधारा और उसकी सोच पर भी पहली बार उंगली उठ रही है, तो क्यों चुनाव के मद्देनजर अब नए तरीके से आरएसएस को रखने की जरूरत क्या आ गई है, और जिसका रास्ता राजनीति से नहीं निकलता है। 2014 से लेकर 2021 तक के भाषण अगर आप ध्यान देंगे जो दशहरा के मौके पर नागपुर से निकल कर आए, उसमें राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द और राजनीति के जरिए समाधान खोजने की कोशिश लगातार हुई। लेकिन पहली बार जब सवाल आरएसएस का ही आ गया, बाकी मुद्दे तो अपनी जगह समाधान राजनीति खोज लेगी, लेकिन जब विचारधारा और आरएसएस का सवाल है, जो राहुल गांधी ने इस दौर में लगातार सवाल उठाए हैं, उससे आहत हैं, उससे डरे हुए हैं, चुनाव को लेकर परेशान है, क्योंकि चुनाव के मौके पर और चुनाव की प्रतिस्पर्धा में संघ ना पड़े, यह दिखाते हुए भी इस देश का स्वयंसेवक मोदी सत्ता को बचाने के लिए सक्रिय हो जाए, यह मैसेज देने की कोशिश भी कहीं ना कहीं इस पूरे भाषण के दौर में निकल कर आई, जिसको लेकर एक तरीके से यह अपनी नई सोच है। क्योंकि बहुत साफ तौर पर कहा गया कि समाज को बांटना तो राजनीति का काम है। इससे पहले कभी कहा गया सत्ता जिस रास्ते चलती है वो अपने सत्ता, अपने अनुयायियों को बनाए रखने के लिए समाज में लकीरें खींचती हैं, क्या इससे पहले कहा गया? राजनीति के वर्चस्व को कायम करने के लिए राजनीति क्या क्या करती है उसके साथ हमें खड़े नहीं होना है, क्या इससे पहले यह कहा गया? समाज की एकता राजनीति से नहीं आएगी, क्या यह इससे पहले कहा गया? इस देश के भीतर में जो अलग अलग तरीके से लोगों को लगता है कि हमें स्पर्धा, हम पिछड़ गए हैं, हमको ये चीजें नहीं मिली हैं, ये सारी चीजों का जिक्र होते होते संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र भी
इस मौके पर हो दशहरा के भाषण में, जब सबको पता है इसी दौर में धम्म परिवर्तन बाबा साहब अंबेडकर ने नागपुर में ही किया था और महज 10 किलोमीटर की दूरी पे धम्म परिवर्तन की उस जगह पर दशहरा के दिन ही वहां पर तमाम दलित देश दुनिया भर के लोग पहुंचते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं और वहां इस बात का एहसास हर किसी को होता है कि धम्म परिवर्तन का मतलब क्या है। वो हिंदुत्व के दायरे में नहीं आता है, वो आरएसएस के हिंदुत्व के सोच के दायरे में नहीं आता है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र हुआ, सरसंघचालक ने किया। राजनीतिक तौर पर एक बड़ा शिफ्ट है, एक बड़ा डर है। राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता की हार की दिशा में बढ़ते हुए कदम है या उस कदम के बाद आरएसएस के सामने आने वाली परेशानी है। यह कौन सी परिस्थिति है जो दशहरा के मौके पर निकल कर आई है, क्योंकि उसके भीतर जब आप और जाइएगा तो उसमें एक चीज और नजर आएगी कि संघ को बलपूर्वक खड़े भी होना है, यानी कोई टकराने आएगा तो जवाब भी देना है। यानी सवाल हिंसा या अहिंसा का नहीं है, यहां पर सवाल उस राजनीतिक तीखेपन का है जिस राजनीतिक तीखेपन को मोदी सत्ता काल में पैदा किया गया। तो क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी भी तो एक वक्त में प्रचारक रहे थे और वहां से निकलकर वह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन उस दौर में भाषणों को अगर आप सुनेंगे, खास तौर से केसी सुदर्शन के भाषण को, जो उस समय सरसंघचालक हुआ करते थे, उनके भाषणों में आपको ऐसी आहट कतई दिखाई नहीं देगी जो इस दौर में सरसंघचालक मोहन भागवत जिस आदर्श परिस्थिति को खड़ा कर रहे थे और उस आदर्श परिस्थिति के साथ साथ वह उन मुश्किल हालातों को भी बता रहे थे और उन मुश्किल हालातों में संघ के सामने आने वाली परेशानी क्या हो सकती है इसका भी अंदेशा दे रहे थे। यह स्थिति पहले नहीं थी। तो क्या यह माना जाए कि इस दौर में, इस देश के भीतर में 100 बरस होने को आ रहे हैं आरएसएस के और अगले साल दशहरा से शताब्दी वर्ष की शुरुआत हो जाएगी जो 2 साल तक चलेगी, 2026 तक चलेगी। लेकिन जरा कल्पना कीजिए 2024 में मोदी सत्ता की हार एक झटके में आरएसएस को कितने पीछे ले जाएगी या फिर उसको किन मुश्किल हालातों में खड़ा करेगी, यह कोई अब बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। आरएसएस को इसका एहसास हो चला है और इसीलिए जब पूरा भाषण का लब्बो लुबाब आपके सामने आएगा तो एक सवाल आएगा कि जो स्वयंसेवक रूठे हुए हैं वो समझ जाएं, समझ लें एकजुटता के साथ कैसे खड़े होना है चुनाव के वक्त में। हालांकि चुनाव का भी खुले तौर पर सरसंघचालक ने अपने भाषण में जिक्र किया, हालांकि वो जिक्र वोट देने तक का था, लेकिन एकजुटता और जिस लिहाज से 2024 के चुनाव की दिशा में बढ़ते हुए कदम और उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव और खास तौर से जो 4-5 राज्य हैं कहां पर, वहां पर आरएसएस की शाखाएं बड़ी तादाद में है। वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या मिजोरम ही क्यों ना हो, नॉर्थ ईस्ट के भीतर भी 1000 से ज्यादा मौजूदगी बाकायदा शाखाओं के जरिए है। और सवाल यह भी उठा था कि मणिपुर के भीतर जब 2 समुदायों के भीतर की हिंसक परिस्थितियों को रोक पाने में स्टेट फेल हो गया, प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती, तो मणिपुर के सवाल को उठाकर सरसंघचालक ने मोदी सत्ता के उन घावों पर मलहम लगाने की कोशिश की जिससे कोई अगला घाव ना दे सके और यह कह दिया कि दरअसल वहां पर यह सब कुछ कोई करा रहा है। कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, स्टेट की भूमिका क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इस पर कोई बात नहीं। राजनीति की यह एक नई लकीर आरएसएस के भीतर खिंच रही है। उसे समझ में आने लगा है कि मोदी काल के दौर में उसका राजनीतिकरण उसके चाहे अनचाहे परिस्थितियों के साथ हो चुका है और राजनीतिक परिणाम उसकी अपनी विचारधारा, अपने संगठन, अपनी सोच को प्रभावित करेंगे। इससे कोई इनकार अब कर नहीं सकता है, क्योंकि जब आप राजनीति के पिछलग्गू बन जाते हैं और अपनी विचारधारा छोड़कर सत्ता को ही सबसे बड़ी विचारधारा के तौर पर देखने वाली दृष्टि ले आते हैं तो उसके बाद चीजें बचती नहीं हैं और आप चाहे अनचाहे उस दायरे में खड़े हो ही जाते हैं जो इस देश की राजनीति से प्रभावित होती है और जिस राजनीति पर सरसंघचालक ये आरोप लगा रहे हैं कि आप
समाज को बांटते हैं, समुदायों को बांटते हैं, राजनीति वर्चस्व का खेल है, वो अपने अनुयायियों को पीछे लेने के लिए किसी को दुश्मन बना ही लेता, इन बातों का जिक्र किया गया। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति में मोदी सत्ता आकर खड़ी हो गई है जहां मुश्किल हालात अब आरएसएस के सामने भी है? क्योंकि आरएसएस का सोचना था 2024 में जब 99 बरस पूरे होंगे और 100वां बरस शुरू होगा तब 1 लाख शाखाएं इस देश में आरएसएस की चलेगी। आज की तारीख में अगर देखें, जो आखिरी डाटा इनका मार्च 2022 का निकल कर आया, हालांकि 2023 को लेकर अलग अलग तरीके से है, लेकिन मार्च 2022 तक लगभग इस देश के 38,390 जगहों पर 60,000 से ज्यादा शाखाएं इनकी चलती हैं। साप्ताहिक शाखाएं 20,681 है। संघ मंडली लगभग 8,000 या उससे कुछ कम की है। और इसको फैलाना है, और खास तौर से जिन राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद जब देश भर में चुनाव होंगे, जहां जहां संघ की बड़ी शाखाएं हैं, उसमें खास तौर से केरल में वो नहीं है। कर्नाटक में बड़ा प्रयोग उस दौर में किया गया, वहां पर भी अब उसकी सत्ता नहीं है। आदिवासी इलाकों में, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, चाहे वो तेलंगाना का इलाका हो या राजस्थान का इलाका हो, वहां पर चुनावी हार मिली पिछली बार, और इस बार उनकी अपनी राजनीतिक जमीन डबल इंजन के चक्कर में फंसती चली गई। और यह सवाल लगातार उन जगहों पर हर कोई पूछता चला गया, आदिवासियों के बीच काम करने वाला, इस डबल इंजन में आप बीजेपी के साथ हैं या आरएसएस के साथ हैं या दोनों एक हैं? जवाब नहीं था किसी के पास। इस मुश्किल हालात में सरसंघचालक के सामने हो सकता है इस दौर में बहुत मुश्किल हो, और एक ट्विनिंग बैठाने की कोशिश लगातार हो रही हो। शायद इसीलिए पहले हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों का खांचा, और दूसरी परिस्थिति में आरएसएस के सामने आने वाले संकट को लेकर इस देश के भीतर में एक आदर्श समाज की परिकल्पना रखने की कोशिश की गई है। आखिर के 3 सबसे बड़े सवाल, जो शायद 100 बरस की आरएसएस जो होने जा रही है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। रेफरेंस पहले का 9 बरस एक प्रचारक की सत्ता इस देश में रही, उस दौर में आरएसएस का जो भी विस्तार हुआ, वह आरएसएस का विस्तार बीजेपी की सत्ता की मलाई खाने के लिए हो रहा था। इसका जवाब कोई देने की स्थिति में आता नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि पूरे तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में संघ के लोग भरे पड़े हैं। क्वालिटी निकल कर नहीं आती है। इस देश के भीतर में तमाम यूनिवर्सिटीज में वीसी हो, प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो, यहां तक कि दिल्ली तक में आरएसएस के दफ्तर से लड्डुओं का डब्बा पहुंच जाए, वो कितनी बड़ी तादाद में हो, वही तय करने लगा है। नियुक्तियों को लेकर, यानी नौकरियों को लेकर आरएसएस इस दौर में सत्ता का एक जरिया बन गया। ये पहला सवाल है जो सबसे मुश्किल हालात में आरएसएस को डालता है कि जब सत्ता नहीं रहेगी तब वो क्या करेगी। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, जिस विचारधारा का जिक्र लगातार हो रहा है उसमें ध्यान दीजिए तो मोदी सत्ता ने प्रचारक के विचार को खोया, सत्ता के विचार को अपनाया। आरएसएस ने सत्ता के विचार को विचारधारा में तब्दील होते हुए देखा, और अपने 40 संगठनों में से जो महत्वपूर्ण 6 संगठन हुआ करते थे, वो स्वदेशी संगठन हो, वह किसान संघ का संगठन हो, वो भारतीय मजदूर संघ का संगठन हो, वह अपने तरीके से आदिवासी कल्याण से जुड़ा हुआ संगठन हो, वो महिलाओं से जुड़ा हुआ संगठन हो, ये तमाम संगठन कुंद पड़ गए। और उस पूरी दायरे के भीतर में विश्व हिंदू परिषद भी कहीं का नहीं बचा। अपने संगठन को ही इस दौर में सत्ता की खातिर कमजोर, इस दूसरे का जवाब भी नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल, अगर मोदी सत्ता 9 बरस से यह समझाती रही आरएसएस की कि हम हैं तो आप हैं, तो अगला सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा कि जब हम नहीं हैं तब आप कहां होंगे, क्योंकि इन 9 वर्षों में कांग्रेस के लौटने का मतलब संघ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह परखने की परिस्थिति को बार बार सत्ता के जरिए बताया गया, बहलाया गया। और एक झटके में अब यह सवाल निकल कर आ रहा है, जब 100वें बरस में कदम रखने पर उतारू है आरएसएस, सत्ता नहीं रहेगी तब क्या होगा, सुविधाएं नहीं रहेंगी तब क्या होगा। विस्तार विचारधारा से होता है, सुविधाओं से नहीं।
आरएसएस इसे तब भी नहीं समझ पाई और शायद अब भी नहीं समझ पा रही है, लेकिन बावजूद इसके सरसंघ चालक स्वयंसेवकों को सक्रिय कर रहे हैं। दिल्ली का पाठ सुनाकर बचा सकते हो तो बचा लो। संकट राजनीतिक दरवाजे पर आकर खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।